हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। हेलो। आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? बेटा आई एम ऑडिबल। ठीक है, डन। करते हैं स्टार्ट। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चालू करते हैं बेटा आज का सेशन। आज पॉलीसेक्राइड, अच्छा देखो, आज एक बार रिवीजन करके आए होगे क्योंकि आज मैं ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, बेसिक जितना करा दिया, यानी जो अभी नेक्स्ट टेस्ट में आने वाला है, नेक्स्ट टेस्ट में एनालिसिस पूरी आने वाली है, नेक्स्ट टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आने वाले हैं। ठीक है, और एनालिसिस से पहले मैंने जो चीजें बताई थी वो सारा मिला करके नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, वो सारा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आज कार्बोहाइड्रेट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट, क्लियर? बिल्कुल, हाँ, पूरे कार्बोहाइड्रेट पर। तो आज कार्बोहाइड्रेट एंड करेंगे, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कवर करेंगे आज, कार्बोहाइड्रेट कितना है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं बेटा मैं आज, यानी ये वाला पार्ट आपका एकदम ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन, यानी लास्ट लेक्चर में मैंने कितना करा दिया था। तो याद हो, मैंने कार्बोहाइड्रेट आपका पूरा करा दिया है, कार्बोहाइड्रेट से रिवीजन करा रहा हूं जिससे कि थोड़ा आपके मतलब माइंड में चीजें सेट हो जाए। क्लास नोट्स पीडीएफ नहीं निकल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बोला भी था। ठीक है, यहां से अगर नहीं निकल पाए तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप बता दिया है आपको। ठीक है, संकल्प बाय मनी एमडी सर, संकल्प बाय एमडी सर, वहां से निकाल लो। मैं वहां पीडीएफ डाल दी है सारी की सारी मैंने। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वाईटी की भी पीडीएफ मैंने डाल दी है वहां पर, और यहाँ की भी पीडीएफ डाल दी है। वाईटी का सेशन कल ज्वाइन किया था आप लोगों ने? वाईटी का सेशन ज्वाइन किया था? डीपीपी मैं और अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी ठीक है, सिद्धि और वो अलग से अपलोड होगी आपके लिए। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस वाली अभी ये कर लो, सिद्धि और वो अलग से मैं दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, अभी जितनी डीपीपी अपलोड हो गई हैं वो आप कर लो। ठीक है, इधर मैं इसके क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ सारे के सारे, नीट एडवांस के यहाँ पर भी मैं कराऊंगा, और साथ में नीट एडवांस आप, ठीक है, आपके पास अगर है तो उससे भी कर सकते हो। प्लस सिद्धि और तेजस, सिद्धि वाली जो डीपीपी है ना वो मैं अलग से प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, जूलॉजी नीट एडवांस बुक बहुत अच्छी है, यस, थैंक यू बेटा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो रिवीजन की बात चल रही थी, कार्बोहाइड्रेट मैंने करा दिए थे, मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं और सीधे मैं आगे पॉलीसेकेराइड स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मैंने बेटा बताया था, कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर। ठीक है, CnH2O की होल पावर n। ठीक है, जिसका फॉर्मूला लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट फॉलो करते हैं एक्सेप्ट डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में देख लो, हाइड्रोजन क्या होंगे, डबल होंगे कार्बन के, C6O6H12। क्लियर? बिल्कुल। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2, यानी ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो में पूछूं, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछूं, हमेशा 1:1 ही रहेगा। ठीक है, 1:1 ही रहेगा, बट ठीक है, समझ रहे हो, हाइड्रोजन डबल होगा हमेशा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट क्या, इट इज द कार्बन कंपाउंड ऑफ, ठीक है, इट इज द कार्बोहाइड्रेट द कार्बन कंपाउंड ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें कई OH ग्रुप जुड़े हों, उसमें या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, इसको मैंने क्लासिफाई भी कर दिया था आगे बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के अंदर भाई हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो लगे हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सेकंड कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो 6 कार्बन वाली शुगर आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये तीनों के तीनों
जरा बताओ, एनोमर है या एपीमर है? कमेंट में बताओ, ये एनोमर है या एपीमर है? फिर से बोल रहा हूं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एनोमर है बेटा या एपीमर है? फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन तो हमने, देखो हमने बायो के वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बायो के सॉल्यूशन और जो टिपिकल चीजें होती है उसके लिए हम सेशन ले लेंगे आपके लिए, ठीक है। हाँ, जरूरत पड़ेगी वीडियो सॉल्यूशन की फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार डिस्कस और कर लेता हूं, ठीक है, जिससे कि कर तो कहते रहे सर कि हाँ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लिख रहे हो तो मैं एक बार और सर से बात कर लूंगा, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट का सिलेबस मैं बता चुका हूं बेटा, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस अभी फिर से उसको अपडेट करा दिया है, उसमें जूलॉजी का शायद मेंशन नहीं था, ठीक है। जूलॉजी के अंदर बायोमोलिक्यूल का, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक का सारा, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक के पीछे का जितना भी है सब आ रहा है एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इस माइनर में नहीं आएगा, कार्बोहाइड्रेट मेजर वाले में आएगा, ठीक है। मेजर वाले में, हाँ, कार्बोहाइड्रेट पूरा मेजर में देंगे, और मतलब कार्बोहाइड्रेट तक मेजर में आएगा, और पिछला वाला एक चैप्टर मेजर में आएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तक और उससे पिछला वाला, अच्छा एपीमर, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, एपीमर, ठीक है। अगर यहीं पर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं, भाई अल्फा और बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा गैलेक्टोज, अल्फा बीटा मैनोज, अल्फा बीटा फ्रक्टोज, तो ये क्या हुए, ये क्या हुए बेटा, एनोमर्स। हाँ बेटा, एनोमर्स, बिल्कुल भाई। तो ध्यान रखना है आपको, एपीमर और एनोमर, एपीमर और एनोमर, एपीमर, एपीमर जहां पर ये तीनों एपीमर है, ठीक है, और एनोमर जिसमें सिर्फ कार्बोनाइल, कार्बन के ऊपर एच और OH की पोजीशन चेंज होती है, वो एनोमर है, जिसमें अल्फा और बीटा पोजीशन बनती है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, फ्रक्टोज कीटोन में आता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ठीक है, और वहां पर एल्डिहाइड होता है इन तीनों के अंदर। फिर मैंने क्लासिफिकेशन कराया था आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में मोनो डाई, कॉम्प्लेक्स में ओलिगो और पॉली, ठीक है। मोनो ध्यान रखना सबसे छोटी स्मॉलेस्ट शुगर ट्रायोज होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी 7 कार्बन वाली, ठीक है, स्यूडो हैप्टिलोज भी एक होती है, ठीक है भाई, मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का अंतर होता है, या हैप्टोज याद रखना है आपको, ठीक है। जबकि डाइसैकेराइड की बात करूं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, तीनों में करा चुका हूं कल, जिसमें मैंने बताया था भाई ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। डिटेल मैंने कल करा दिया था। ऑलिगो में मैंने बताया था 3 से लेकर 10 यूनिट होती है, जिसमें रेफिनोज याद रखना आप, जिसमें रेफिनोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, देखो किसको याद है, रेफिनोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? रेफिनोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसका एक भी एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग में ही रखे गए हैं, बट इनका राइट एंड अगर पूछे, राइट राइट एंड पर एक फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है, वो आपका कह सकते हो राइट एंड, वो रिड्यूसिंग होता है, बल्कि पूरा का पूरा नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। फिर मैंने एक एक करके बताया था। अच्छा, फिर पॉलीसेकेराइड में होमो और हेट्रो, ठीक है, होमो मैक्सिमम आपको पढ़ने हैं, हेट्रो में तो पेप्टिडोग्लाइकन आपके सिलेबस में जो मैं करा दूंगा, हाइलुरोनिक एसिड भी करा दूंगा एक एडिशनल में, ठीक है। फिर मैंने मोनोसेक्राइड की बात की थी, ये ध्यान रखना है आपको, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, इसमें अगर एल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो ग्लिसरल्डिहाइड आ जाएगा, और कीटोन जुड़ दोगे तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाएंगे, जबकि ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रायोज आपके ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलते हैं, तीन तीन कारण वाले सबसे छोटे शुगर है, ठीक है। यानी अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करता हूं, ग्लाइकोलिसिस अभी पढ़ोगे बॉटनी में, तो ग्लाइकोलिसिस में आपको 3 कार्बन शुगर दोनों ही मिलेंगे आपको, यानी ग्लिसरल्डिहाइड मिलेगा 3 कार्बन वाला, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी मिलेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये तीनों 3 3 कार्बन वाले हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। प्रेजेंट कहां पर होंगे, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर, जहां 6 कार्बन वाला ग्लूकोज आगे जाके टूटता है 3 3 कार्बन वाले ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ध्यान रखना है, ग्लिसरल्डिहाइड एल्डोज है, ये कीटोज है, इरेथ्रोज एल्डोज है, इरेथ्रियूलोज जब भी
रियूलोज आ जाए मतलब कीटोन की बात चल रही है। राइबोस जाइलोस एल्डिहाइड है, राइब्यूलोज जाइल्यूलोज ये कीटोन में आ गया। ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज कीटोन में आ गया, ठीक है। ग्लूकोहेप्टोज और स्यूडो, ठीक है, स्यूडोहेप्ट्यूलोज, ट्यूलोज आ गया, कीटोज हो गया, ठीक है। बस तुम्हें जो मैं टिक लगाती है इतने भी याद रख लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड मैंने बताया था, मोनोसेक्राइड ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं और रिंग फॉर्म में भी मिलते हैं। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले को जब एक्वा सॉल्यूशन में डाल दोगे तो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रिंग फॉर्म किस किस के बीच में बनती है हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा यानी कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन और हमेशा फिफ्थ कार्बन के बीच में ही ये चेन बनती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ कार्बोनाइल कार्बन जो है फर्स्ट है और फिफ्थ कार्बन ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक निक्रोफाइल होता है, यहाँ पर चेन बन जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना राइट साइड हमेशा नीचे आता है, लेफ्ट साइड हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है, पर ध्यान रखना है पहले कार्बन पर यहां पर क्या होगा एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर क्या होगा कीटोन, और तीसरे कार्बन पर एच और एच की पोजीशन चेंज हो जाती है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बन गई रिंग फॉर्म। अल्फा फॉर्म है क्योंकि OH नीचे है, इसको ऊपर कर दूंगा तो बीटा फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, 6 मेंबर रिंग है तो पायरेनोज, और ऐसी फ्रक्टोज के केस में 5 मेंबर रिंग बनेगी तो उसको फ्यूरेनोज बोलेंगे, फ्यूरेनोज। ये ट्रिक बताई दी थी मैंने, और मैंने कहा भी था इसको पढ़ोगे नहीं, बायोमोलिक्यूल पढ़ने का नहीं है, बायोमोलिक्यूल लिख लिख के याद करने का है। इन सारे डायग्राम को बिना देखे बनाओगे तो परफेक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये और भी जगह पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उसको मतलब प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर है इसके लिए, आपके लिए, ठीक है। चलो, फिर फाइनली मैंने 2 आइसोमर फॉर्म भी बताए थे आपको, जैसे एनोमर और एपीमर। एनोमर में मैंने बताया था भाई जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन पे HOH की पोजीशन अगर चेंज कर दोगे, HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे जो कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर एनोमेरिक कार्बन कहां होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर। तो बस यहां पर HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे, चाहे वो फर्स्ट कार्बन हो या सेकंड कार्बन हो। जैसे एल्डिहाइड के केस में पहला कार्बन होगा और कीटो के केस में दूसरा कार्बन होगा, यहां HOH की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसको एनोमर बोलेंगे। इसको छोड़ करके जितने भी कार्बन होते हैं, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, जो भी है, मतलब इनके अंदर HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे तो सिंपल सी बात है, इसको हम एपीमर बोलेंगे। तो मैंने एग्जांपल भी बताए थे एनोमर के। भाई एनोमर कार्बन ग्लूकोज में पहला होता है, फ्रक्टोज में दूसरा होता है, ठीक है। जैसे पहले कार्बन पे HOH की पोजीशन चेंज करूंगा, OH नीचे अल्फा, OH ऊपर कर दोगे बीटा। फ्रक्टोज के केस में मैंने बताया था बेटा, दूसरा कार्बन, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन है, तो OH नीचे है अल्फा, OH ऊपर कर दोगे बीटा, सिंपल। तो ये अल्फा बीटा जब भी आएगा तो समझ लेना OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर है तो बीटा, ठीक है। यहां पर मैंने एपीमर में बताया था भाई एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दो, कार्बोनाइल ग्रुप के एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दो, इसके अलावा किसी भी कार्बन पर HOH की पोजीशन चेंज होगी तो वो एपीमर्स होंगे। जैसे ग्लूकोज के 2 एपीमर होते हैं, भाई याद रखना है आपको, चौथे कार्बन पर HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे गैलेक्टोज बन जाएगा, दूसरे कार्बन पर HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे तो मैनोज बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आपके सामने डायग्राम बना के समझा दिया था मैंने। फाइनली हम आ गए थे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में मैंने था सिलेबस में माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज है। माल्टोज आप जानते हो माल्ट शुगर है, चावल जब पकाते हैं तो स्टार्च माल्ट निकलता है, वही उसमें होती है माल्ट शुगर। ब्रेड चबाते हो तो जो मीठी मीठी लगती है वो माल्ट शुगर है, ठीक है। हाँ, लैक्टोज मिल्क शुगर है, सुक्रोज, ठीक है, गन्ने का जूस पिया होगा, शुगर केन, ठीक है, हाँ, तो केन शुगर भी बोल सकते हो, ठीक है। इस जूस के अंदर मिली हुई चीनी खाई होगी, सुक्रोज, ठीक है। हाँ, गुड़ खाया होगा, सुक्रोज, तो वहां देखने को मिलती है। ये दोनों की दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, एक्सेप्ट सुक्रोज ये नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि एक भी इसका कार्बोनाइल, यस, कार्बोनाइल जो ग्रुप है एक भी फ्री नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैंने लिया था डाइसेक्राइड में, सबसे पहले माल्टोज लिया था। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होंगी, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। माल्ट शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इस पर फ्री CHO प्रेजेंट होता है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने बताया भी तभी अल्फा ग्लूकोज के बीच में इस तरीके का सिंबल आ जाए, ऐसा सिंबल बन रहा हो तो ये क्या हो गया, H2O निकला, ये बन गया माल्टोज। तो कौन सा लिंकेज होता है माल्टोज में, तो आप बोलोगे अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। ये क्वेश्चन यहां आएगा लिंकेज पर, अल्फा 1,4 लिंकेज देखने को मिलेगा,
ठीक है। और कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, हमेशा शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, जब डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा भाई, सिंपल सी बात है। हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ध्यान रखना, जब भी शुगर की बात आएगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लैक्टोस। लैक्टोस मिल्क शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि यहां पर भी, ठीक है, फ्री सीएचओ प्रेजेंट होता है। बस ध्यान रखना, बीटा गैलेक्टोस और बीटा ग्लूकोज, भाई माल्टोस में अल्फा अल्फा थे, यहाँ बीटा बीटा है। ठीक है, बस ध्यान रखना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो भाई गैलेक्टोज का डायग्राम बना दिया मैंने, चौथे कार्बन पर OH ऊपर कर दोगे बन गया गैलेक्टोज, और पहले कार्बन पर OH ऊपर कर दोगे बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज तो आप समझ रहे हो, बस पहले कार्बन पर चेंज करना है, हो गया बीटा ग्लूकोज। अब यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनेगा तिरछा, जब भी तिरछा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तिरछा बनेगा, समझ जाना लैक्टोज की बात चल रही है। तो सिंबल ऐसा लिंकेज नजर आए, बीटा 1,4 लिंकेज ऐसा नजर आए, तो समझ जाना ये कहां देखने को मिलेगा? लैक्टोज में। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी सिंबल इस पर भी आ जाते हैं, मोनोमर यूनिट पूछेंगे, लिंकेज, मोनोमर यूनिट और लिंकेज सबके आपके टिप्स पर होने चाहिए, मोनोसेक्राइड के भी, मोनोसेक्राइड कर रहा हूं, ठीक है, डाइसेक्राइड के भी और पॉलीसेक्राइड के भी। ठीक है, चलो, लैक्टोज के बाद हम बात किसकी करने वाले हैं? सुक्रोज। अल्फा ग्लूकोज पर बीटा फ्रक्टोज, एक अल्फा एक बीटा। पहले वाले में मैंने क्या बताया? अल्फा अल्फा। फिर सेकंड में क्या बताया मैंने? बीटा बीटा। अब यहाँ क्या बता रहा हूं मैं? एक अल्फा और एक बीटा, ऐसे याद रहेगा आपको। भाई शुगर केन में मिलती है, शुगर में मिलती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि फ्री सीएचओ और सीओ ग्रुप होता ही नहीं है, इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये केमिस्ट्री पढ़ोगे, इन्वर्ट शुगर। ऑप्टिकल, क्योंकि लाइट पोलराइजेशन में चेंज होता है, इसलिए इन्वर्ट शुगर एक केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट है, बता देंगे बाद में इसको। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, ये ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे चेन बनेंगे इसकी। ठीक है, ठीक है, बनाना इसी इजी भी रहता है इसलिए। ठीक है, तो ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, ये बीटा फ्रक्टोज हो गया, CH ऊपर आया। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन बन गई इस तरीके से, आपको बना के भी दिखा दिया मैंने, ये आ गया। एक पायरोन रिंग है इसके अंदर, एक फ्यूरान रिंग है, इससे पहले सबके अंदर पायरोन रिंग थी, अब यहां पर फ्यूरान रिंग नजर आ रही है डाइसेक्राइड के अंदर, क्योंकि फ्रक्टोज आ गया। लिंकेज कौन सा मिलेगा भाई? यहां पर अल्फा पोजीशन है तो यहां पर बीटा पोजीशन है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा 1 और सेकंड पोजीशन पे क्या है? बीटा। तो अल्फा 1 2 बीटा भी लिख सकते हो, या अल्फा 1 बीटा 2, ये 2 है, जेड नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, या अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो लिंकेज आपको याद रखना है। अब फाइनली इसके बाद हम आ गए थे, अच्छा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंस बताया था। ठीक है, जिनके पास फ्री सीएचओ या सीओ ग्रुप होता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, समझ लो वो भाई सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, जो Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ये एब्सेंट होते हैं तो कन्वर्ट नहीं करते। जब भी केमिस्ट्री लैब में जाओगे, फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट सॉल्यूशन आते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के नाम पर, और 12th स्टैंडर्ड पर इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है, यही सरकारी स्कूलों में भी कराया जाता है, सबसे सस्ता टेस्ट होता है। ठीक है, आपको शुगर की पुड़िया बना के दे दी जाती है, बताई जाती है, बताओ रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, सिंपल सी बात है। ड्रॉप डालोगे, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग है, कलर चेंज नहीं हो रहा तो नॉन रिड्यूसिंग है, सब सिंपल टेस्ट होता था। ठीक है, हाँ, तो कैसे याद रखना है? ऑल मोनोसेक्राइड, सारे के सारे मोनोसेक्राइड, ठीक है, रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि वहां तो बॉन्ड बनता ही नहीं है, बॉन्ड नहीं बनता, फ्री CHO, ठीक है, या CO ग्रुप हो गई। डाइसेक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज, इनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटो ग्रुप होता है, इसलिए रिड्यूसिंग में रखा गया, पर सुक्रोज के पास फ्री एल्डिहाइड कीटो ग्रुप नहीं होता, तो उसको नॉन रिड्यूसिंग में रखा गया है। हाँ, जितने भी पॉलीसेक्राइड होते हैं सारे नॉन रिड्यूसिंग में ही रखे जाते हैं, पर स्पेशली पूछा जाए पॉलीसेक्राइड का राइट एंड, वो रिड्यूसिंग होगा नॉन रिड्यूसिंग, और राइट वाला हमेशा रिड्यूसिंग होगा पर लेफ्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में एक एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप यहाँ फ्री मिल जाएगा आपको। ठीक है, और रेफिनोज तो मैंने बताया, रेफिनोज के केस में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है, तीनों के वो कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में जिन पर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक भी फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होगा, तो उसको भी हमने नॉन रिड्यूसिंग में रख दिया है। ये हमने कल करा दिया था, अच्छा थोड़ा और करा दिया था कल मैंने। पॉलीसेक्राइड मैंने स्टार्ट कर दिए थे, पॉलीसेक्राइड में होमोपॉलीसेक्राइड मैंने, भाई मेन आपके सिलेबस में हैंगे ही होमोपॉलीसेक्राइड, तो होमोपॉलीसेक्राइड में मैंने सबसे पहले स्टार्च कराया था कल आपको। ठीक है, जो प्लांट स्टोर फूड है, ठीक है भाई, प्लांट में फूड
स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, हमारे लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। दोनों लगभग एक जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अंतर क्या आता है इन दोनों के अंदर, ठीक है, अब मैं समझा देता हूं मैं। यहां पर अल्फा ग्लूकोज तो वहां पर भी अल्फा ग्लूकोज, बस स्ट्रक्चर में अंतर आता है, ठीक है। यहां पर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन देखने को मिलते हैं, यस, यानी यहां पर एमाइलोज देखने को मिलता है, जबकि अगर मैं ग्लाइकोजन के केस में बात करूंगा वो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां स्पाइरल स्ट्रक्चर होते ही नहीं है, वहां ब्रांचिंग पैटर्न होते हैं, ओनली ब्रांचिंग। यहाँ ब्रांचिंग पैटर्न से स्पाइरल स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो स्टार्च प्लांट स्टोर फूड है, ठीक है। मोनोमर यूनिट स्टार्च और ग्लाइकोजन की एक ही है, अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च में भी अल्फा ग्लूकोज होगा, और इसके बाद में ग्लाइकोजन कराने वालों जो हमारे अंदर स्टोर होता है इसमें भी अल्फा ग्लूकोज होगा, तो याद ही नहीं करना, ठीक है। ये किससे मिलकर बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, एमाइलोज एक तरीके से स्पाइरल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एमाइलोपेक्टिन की बात करता हूं तो 80% यही होते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं। हर 25 मोतियों के बाद एक ब्रांच, हर 25 मोतियों के बाद एक ब्रांच, यानी मोनोमर यूनिट के बाद एक ब्रांच, ठीक है। यहां पर असली दो लिंकेज मिलेंगे, स्ट्रेट चेन के अंदर 1,4, और जब भी ब्रांच पैटर्न आएगा तो 1,6 लिंकेज। स्ट्रेट चेन में 1,4 और ब्रांच पैटर्न आएगा तो 1,6 लिंकेज दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसको डायग्रामेटिकली भी मैंने समझाया था, हाँ, डायग्रामेटिकली क्या समझाता है मैंने भाई, स्टार्च इजकल टू एमाइलोज 20%, एमाइलोपेक्टिन 80%, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करता हूं तो ये मोनोसैकेराइड है, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज किससे जुड़ा हुआ है, अल्फा ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज से, अल्फा 1,4 लिंकेज से, ठीक है। फिर अगेन एक चेन है पूरी स्ट्रेट, अल्फा 1,4 लिंकेज, फिर एक चेन है अल्फा 1,4 लिंकेज। अब ये चेन जुड़ी हुई है, हर 25 यूनिट के बाद जुड़ी हुई है, हर 25 यूनिट के बाद जुड़ी हुई है, तो जहां जुड़ती है वहां अल्फा 1,6 लिंकेज बनता है। तो ब्रांच के अंदर अल्फा 1,6 लिंकेज, स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज, फिर आगे ही हेलिक्स की फॉर्म में एमाइलोज होता है, इसमें ओनली अल्फा 1,4 होगा, अल्फा 1,6 नहीं होगा। अब हेलिक्स होते हैं, ठीक है, स्पाइरल हेलिक्स होते हैं, तो इनके अंदर आसानी से आयोडीन होल्ड हो जाती है, आयोडीन एंटर कर जाती है, आयोडीन इनके अंदर एंटर कर जाती है, आयोडीन इनके अंदर होल्ड हो जाती है। इसीलिए आयोडीन के साथ ये वाला पार्ट ब्लू कलर देता है, क्योंकि आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाता है, फंस जाना अंदर, इंटरकैलेशन। आयोडीन का इन हेलिक्स में इंटरकैलेशन हो जाने की वजह से ये ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ, पर ये आयोडीन के साथ कलर नहीं देता, ठीक है। तो हेलिक्स होते हैं, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, वाटर सोल्यूबल वाला पार्ट है ये ब्रांच पैटर्न जहां भी आ जाएंगे वाटर इनसोल्युबल है, वाटर इनसोल्युबल है। इसमें एक ही लिंकेज मिलेगा अल्फा 1,4, यहाँ अल्फा 1,4, और जहां ब्रांच होते हैं वहां अल्फा 1,6 लिंकेज होते हैं। ये लगभग 20 से 1,000 यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा नहीं होती, पर ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर है, इनमें 2,000 से 2,00,000 यूनिट हो सकती हैं, ठीक है, यस। ब्लू कलर विद आयोडीन, आयोडीन से ब्लू कलर देंगे क्योंकि आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाएगा, पर इनमें आयोडीन का इंटरकैलेशन नहीं होता, ठीक है। हाँ, ब्रांच आफ्टर 25 यूनिट, तब ब्रांच इसकी एक पैटर्न देखने को मिलता है। एक एंड हमेशा फ्री होगा, फ्री, इस पर CHO ग्रुप लगा है, इसलिए इसको राइट हैंड को हम रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे। इसमें कोई डाउट था किसी को? प्रैक्टिकल भी करा दूंगा इसका मैं, टेंशन मत करो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, मैंने एक डायग्राम भी बना के समझा दिया था, मैंने कहा आपको थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, 1,4 लिंकेज है, और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा फोर्थ वाले से, ठीक है। यहाँ सेम स्ट्रक्चर जहाँ होंगे, ये क्या है सारे के सारे, भाई आप बोलोगे अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा क्यों, क्योंकि OH नीचे होता है। कौन सा लिंकेज बन रहा है यहाँ पर, अल्फा 1,4 लिंकेज बन रहा है। अल्फा 1,4 लिंकेज, तो एक चेन हो गई अल्फा 1,4 की, दूसरी चेन अल्फा 1,4 की, तीसरी चेन अल्फा 1,4 की। हर 25 यूनिट के बाद, हर 25 यूनिट के बाद, 25 यूनिट के बाद एक लिंकेज देखने को मिलेगा आफ्टर 25 यूनिट। आफ्टर 25 यूनिट हमें एक लिंकेज देखने को मिलेगा जो ब्रांच बनाता है यहाँ पर, अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। ये पहला कार्बन और इसके छठवें कार्बन के बीच में H2 निकल जाएगा, तो अगेन एक लिंकेज बन गया। फिर यहां पर देखो
भाई जहाँ लास्ट चेन हो रही होगी, फिर अगेन छठवें कार्बन के साथ में इसका लिंकेज बन गया। जो लास्ट चेन होगी इसमें फ्री CHO ग्रुप होगा, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना के भी मैंने सिंपल डायग्राम बना के भी दिखा दिया, तो एक एंड रिड्यूसिंग एंड होगा यहाँ पर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो, ब्रेन में सेट हुआ या नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है, रिवीजन में इसका इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि बायोमोलिक्यूल तुम ये ना कह पाओ कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, इसलिए क्वेश्चन भी कराऊंगा और एनसीईआरटी भी कराऊंगा। मतलब मैं बायोमोलिक्यूल कोशिश कर रहा हूं कि तुम भूलो ना, बस ये है, क्योंकि ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, ब्रेन बहुत जल्दी भूलता है। ठीक है, हर 24 घंटे में एक बार आपने रिवीजन का एक्सपोज दे दिया तो साइनेप्स अच्छा बन जाता है। और एक बायोमोलिक्यूल और एक एनिमल किंगडम, ये बच्चा भूलता है, तो बायोमोलिक्यूल और एनिमल किंगडम मैं थोड़ा ऐसे ही कराने वाला हूँ। ठीक है, भले बता दूं, एनिमल किंगडम भी मैं ऐसे ही कराने वाला हूँ, रिवीजन करा करा के रोज पूछ पूछ करके एग्जाम्पल। ठीक है, जिससे कि ये दो टॉपिक तुम्हारे अच्छे से दिमाग में थोड़ा सेट हो जाए। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चलो इसका क्वेश्चन करा ही देता हूँ पहले मैं, अब यहाँ रुक रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्लाइकोजन कराने से पहले मैं क्वेश्चन करा दूं। नहीं नहीं, पहले एनसीईआरटी भी तो करानी है। अच्छा, आ जाओ, जितना करा दिया उतना का मैं पहले एनसीईआरटी और क्वेश्चन करा देता हूँ, या एनसीईआरटी लास्ट में करा दूंगा। एनसीईआरटी लास्ट में कराता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन ही करा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, जितना मैंने पढ़ा दिया पहले लेक्चर से लेके यहां तक। ठीक है, डाइसैकेराइड तक, पॉलीसैकेराइड क्वेश्चन छोड़ देना, पर डाइसैकेराइड तक क्वेश्चन लगाओ मुझे। जरा बताओ क्या होगा इसका। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, अरे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का तो मास्टर बना दूंगा, उसकी टेंशन क्यों कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसकी तो मास्टरी आ जाएगी तुम्हें। हाँ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, जरा बताओ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, एक या दो? तुम दो आंसर बोल रहे हो, इनमें से कोई एक बताओ। देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो दैम। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट पूछा है इन्होंने। ठीक है, inorganic compound like sulfate, phosphate etc are also seen in the acid soluble fraction। ये तो एनसीईआरटी की लाइन कराई थी, एसिड soluble fraction में होते हैं। elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, क्लोरीन, कार्बन एटसेट्रा। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। यस, नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन कंटेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी रिमेन सेम। नो, सेम कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाइड्रोजन सेम नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? तो गलत हो गए, आंसर क्या आएगा? 1 और 2 फर्स्ट आ जाएगा। तो जो बच्चा फर्स्ट लगा रहा है सही लगा रहा है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड और इवन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऑड वन। ठीक है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। ठीक है भाई, एसिड इनसॉल्युबल पूल रिटेंटेट में, एसिड सॉल्युबल पूल फिल्ट्रेट में। ठीक है, हाँ बताओ जरा क्या होगा। एसिड सॉल्युबल पूल, ऑड वन, सॉल्युबल पूल नीचे देखो, मोनोसेक्राइड होंगे सॉल्युबल पूल में, न्यूक्लियोटाइड्स पहुंच जाएंगे नीचे। ये मोनो है, ये मोनो है, ये मोनो है, ये पॉली है, पॉली, पॉली। ये और ये मोनो, मोनोमर यूनिट है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है, एलेनिन अमाइनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है, राइबोस राइबोस सुगर। ठीक है, पेंटोस सुगर है। ठीक है, ये डीएनए डीएनए मिलता है। तो सिंपल सी बात है, सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन क्या हो गया? ऑड वन फर्स्ट हो गया ना। ठीक है, बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल, ये सॉल्युबल पूल में होंगे, प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल। समझ रहे हो, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में होगा, तो ऑड वन यही हुआ ना। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है भाई इसके अंदर। फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन।
फिल्ट्रेट की बात चल रही है, फिल्ट्रेट की बात चल रही है। फिल्ट्रेट जो नीचे होता है वो एसिड सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा, जरा बताओ। अच्छा तुमने बोल भी दिया सेकंड होगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड आ जाओ, एसिड सॉल्युबल पूल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है भाई, सॉल्युबल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। रिटेंटेड कंटेन, रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है ये भी। तो अब यहां पर सेकंड और थर्ड आ जाएगा, जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब सॉल्युबल इनसॉल्युबल के क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं है आपसे गलती होगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। तो स्टेट वाले क्वेश्चन तो अच्छा रिवीजन हो जाता है इनसे। द मॉलिक्यूल इन द insoluble फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। insoluble पूल की बात चल रही है, insoluble फ्रैक्शन की बात चल रही है, बताओ करेक्ट होगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, लिपिड आर इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट, ठीक है। द एसिड soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition, याद हो मैंने लिखाया भी था साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन का आपको, उसके अंदर क्या लगाओगे। हाँ बेटा क्या लगाओगे जरा बताओ। ये भी लिखाया हुआ है और ये समझ में आ गए, तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इन द insoluble फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन लिपिड है यहां पर, ठीक है। लिपिड आर इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है पर वेसिकल की फॉर्म में होते हैं इसलिए पूल में होते हैं। और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो वो तो रिटेंटेड में रह जाएगी, और बाद बाकी कहां पहुंच जाएंगे, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल में पहुंच जाएंगे, तो ये भी ठीक है। हाँ ऑल ऑफ द अबव दे रखा, फोर्थ लगा दो। यहां तक कोई डाउट। एक थोड़ी ना होगा बेटा, फोर होगा इसका, फर्स्ट कहां होगा, ओनली 1 एंड 2 दे रखा है फर्स्ट में, तो फोर्थ होगा, फर्स्ट थोड़ी ना होगा। ऑल ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछे उन्होंने, ठीक है। वाटर मार्क्स 70 to 90% ऑफ द टोटल सेलुलर मास, याद करो टेबल में लिखाया था मैंने। प्रोटीन मार्क्स 10 to 15% ऑफ द टोटल सेलुलर मास, नंबर सेकंड पे प्रोटीन थे। लिपिड मार्क्स 1% ऑफ द टोटल सेलुलर मास, नो लिपिड, लिपिड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ही ठीक है। फर्स्ट कौन लगा रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है इन्होंने। थोड़ा प्रोटीन वाला एक आध लाइन डाल दी है इन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, प्रोटीन में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। असेंशियल ऑयल लाइक लेमन ग्रास ऑयल आर मेटाबोलाइट्स, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, करेक्ट पूछा है, गलत हो गया, इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेमन ग्रास ऑयल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडिन, अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, ए जी, मैं प्यार से बोलियो, प्यूरिन्स, ए जी, काका आतरसी अपनी पोइम में बोलते हैं ना, मैं अपनी पत्नी से प्यार से बोलियो, ए जी, प्यार से प्यूरिन्स, ए जी एडेनिन ग्वानिन, तो बचे हुए तीनों क्या हो गए, पैरामिडिन। तो यहां पूछ क्या रहा है, एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडिन, नो प्यूरिन्स, गलत हो गया। ये पढ़ाऊंगा भी न्यूक्लिक एसिड में। GLUT4, ठीक है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है, करेक्ट है। GLUT4 प्रोटीन जो होती है ना, वो सेल को परमिएबल बनाती है ग्लूकोज के लिए, ब्लड का ग्लूकोज सेल में जब आता है इंसुलिन बाइंड करती है तब, ठीक है, पढ़ाऊंगा भी आगे, ठीक है, हार्मोन में पढ़ा भी चुका हूं मैं, ठीक है। एक सेल है, ठीक है,
बाहर ब्लड वेसल्स हैं, हार्मोन में पढ़ा तो चुका हूं मैं। रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन आती है, रिसेप्टर से बाइंड करती है, सिग्नल अंदर जाता है, तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन बनती है। कौन सी प्रोटीन? GLUT4 प्रोटीन। ये प्रोटीन बनकर के इस मेम्ब्रेन को परमेबल कर देती है ग्लूकोज के लिए, और सारा ग्लूकोज इन प्रोटीन के से कहा जाता है, अंदर आ जाता है। ये डिटेल में समझाऊंगा अभी प्रोटीन के अंदर। तो करेक्ट है, GLUT4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल। प्रोटीन आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है। प्रोटीन में तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। चलो 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 31, मार्क द इनकरेक्ट मिसपेयर। इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स राइबोस, एब्सोल्यूट राइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंथोसाइनिन पिगमेंट्स, बिल्कुल सही है। प्रोटीन इंसुलिन, यस इंसुलिन प्रोटीन होती है। सेल्यूलोज हिटरो पॉलीमर, नहीं 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 नहीं, ये कराने वाला हूं, चलो अभी। सेल्यूलोज होमो पॉलीमर होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा लगता है पॉलीसेकेराइड के आगे क्वेश्चन क्या? अच्छा एक और है, ये भी देख लेते हैं। फाइंड द रॉन्ग मिसमैच। प्रोटीन GLUT4 करेक्ट है। असेंशियल लेमन ग्रास ऑयल करेक्ट है। ड्रग बिन ब्लास्टिन बिन क्रिस्टिन करेक्ट है। अच्छा ये टॉक्सिन थे, एब्रिन रिसिन टॉक्सिन थे, नीट में आए वो क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दो तरीके कराएंगे, सारे पीवाईक्यू करा दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर, और नीट एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रखूंगा, पीवाईक्यू और नीट एडवांस, जिससे कि थोड़ा पीवाईक्यू पर आपकी कमांड अच्छी हो जाए, ठीक है। आगे जितने भी प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अमाइनो एसिड और प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन के सारे, मतलब इसके भी मैं पीवाईक्यू उठा लूंगा, उसके भी पीवाईक्यू उठा लूंगा, और प्लस नीट एडवांस क्वेश्चन, यानी आपको पीवाईक्यू सारे करा दूंगा मैं क्लास में ही, क्लास में सारे पीवाईक्यू करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो अच्छा क्या आ गया इसका? इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आ गया। हाँ ये भी कर लोगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, एल्कलॉइड, फ्लैविनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटी बायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है। scans, gum, spice, these are called primary metabolites? No, all are secondary metabolites। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड लगा दो। यहां तक तो आपका समझ में आ ही गया होगा। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन सुगर, अब ये कराऊंगा आपको, रुक जाओ अभी, इसमें पॉलीसेकेराइड करा दूं पहले मैं आपके, सेलुलोज, ठीक है। अब ये मैं कराऊंगा, अभी इसको रोक रहा हूं मैं, पॉलीसेकेराइड करा दूं पहले मैं, फिर मैं इस पर आता हूं। अब आ जाओ, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बेटा मैंने बताया था, ग्लाइकोजन स्टोर फूड, एनिमल का स्टोर फूड है, जो कहां होता है हमारे स्टोर, लिवर में और हमारे स्केलेटल मसल्स में। लिवर में होगा, और कहां होगा, स्केलेटल मसल्स। ये तो आप जानते भी हो ग्लाइकोजन, ठीक है। अभी हमने होमोपॉलीमर पढ़ रहे हैं।
मोनोमर यूनिट क्या होगी ग्लाइकोजन के, तो बताओ जरा मोनोमर यूनिट क्या होगी? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है अनब्रांच? ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच आफ्टर 9 यूनिट, यानी हर 9 यूनिट के बाद एक ब्रांच होगी। वहां पर हर 15 यूनिट 25 यूनिट के बाद एक ब्रांच थी। ठीक है भाई, सेलुलोज के स्टार्च के अंदर हर 25 यूनिट के बाद ब्रांच थी, या हर 9 यूनिट के बाद ब्रांच है, तो यानी उससे भी ज्यादा डेंस होंगे। ठीक है, क्लियर है? ब्रांच स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ध्यान रखना एमाइलोज नहीं होता, एमाइलोज एब्सेंट होता है। यहां पर लिंकेज कौन सा मिलेगा? दोनों मिलेंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,6 लिंकेज। अब बताओ इसमें कोई डाउट? हाँ, अल्फा 1,4 लिंकेज स्ट्रेट चेन में होगा, अल्फा 1,6 ब्रांच में होगा। ठीक है, ब्रांच में होगा। सेम वही स्ट्रक्चर जो पहले बनाया था मैंने, तो कुछ नया नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नया नहीं है। जो इसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वही स्ट्रक्चर है, पर इसके अंदर वो नहीं होगा। अगर टाइम बचाऊं तो यही वही स्ट्रक्चर है सेम, इसमें एमाइलोज नहीं होगा, एमाइलोज नहीं होगा। यहां 25 की जगह कितनी यूनिट के बाद ब्रांच आएगी? 9 यूनिट। 9 यूनिट के बाद ब्रांच रिपीट हो जाएगी। 9 यूनिट के बाद ब्रांच रिपीट हो जाएगी। सब कुछ वैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है। अब बताओ, सेम यही स्ट्रक्चर आ गया, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, बस ब्रांचिंग पैटर्न है, हर 9 यूनिट के बाद ब्रांच आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, हर 9 यूनिट के बाद, ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। जैसे अगर मैं डिफरेंस ऐसे भी बताऊं तो ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं, ग्लाइकोजन की बात करूं जो अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसमें ब्रांच आफ्टर 9 यूनिट, एमाइलोपेक्टिन की बात करता हूं, यहां ब्रांच आफ्टर 25 यूनिट्स। इसका मतलब ये थोड़े खुले खुले होंगे, ये बहुत घने घने होंगे, डेंस। ठीक है, क्योंकि हर 9 यूनिट के बाद ब्रांच है। एमाइलोपेक्टिन के अंदर हर 25 यूनिट के बाद ब्रांच है। एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज, एमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ओनली हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, यहां पर हेलिक्स होगा। हेलिकल स्ट्रक्चर होगा जिसमें आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ आयोडीन का इंटरकैलेशन, इंटरकैलेशन का मतलब आयोडीन इसमें घुस जाएगी, आयोडीन इसके अंदर चली जाएगी, इसलिए ब्लू कलर देता है ये आयोडीन के साथ, ब्लू कलर विद आयोडीन। कौन? एमाइलोस। और एमाइलोस कहां होता है बेटा? एमाइलोस कहां होता है? तो एमाइलोस तो स्टार्च के अंदर होता है। ठीक है, यहां पर ग्लाइकोजन में एमाइलोस नहीं होता। तो ये समझ में आ गया होगा, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने करा दिया। देखो यहां मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया, यहाँ इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया, 9 यूनिट का अंतर है, सब कुछ वैसा ही है। मोनोमर यूनिट बता दी, लिंकेज मैंने बता दिया। यानी ग्लाइकोजन और स्टार्च में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस ध्यान रखना है स्टार्च के केस के अंदर।
ठीक है, दोनों यूनिट मिलती है स्टार्च के केस में। स्टार्च में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, जबकि ग्लाइकोजन में ओनली और ओनली ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो ये सॉल्युबल स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये सॉल्युबल होगा, ये दोनों ही स्ट्रक्चर इनसॉल्युबल होते हैं। जहां ब्रांच आ गया वो इनसॉल्युबल है, रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं कंसेप्चुअल लेके चल रहा हूं, हर चीज लिख लिख के रटाऊंगा नहीं। ठीक है, ये सॉल्युबल, जितने भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होते हैं सॉल्युबल होते हैं, जितने भी ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं कहीं पर भी आए इनसॉल्युबल होते हैं। समझे? यहां तक कोई डाउट? अभी आ रहा हूं, एनसीईआरटी पर भी आ रहा हूं, होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर सबके पास आ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलो ये हो गया कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। इसको आप घर पे बना लेना, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ पर, इसको नोट कर लो। इसके स्ट्रक्चर को मैंने वहां बना दिया है, यहां तक नोट कर लो, नोट कर लो क्या कहना चाह रहा है। बैक स्लाइड कर दी बेटा मैंने। क्लियर ना? हाँ ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हम्म। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं यार, मैं तुमसे डिस्कस करना भी चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो हम टीचर्स ने एक मुहिम छेड़ी है। ठीक है, तो मैं बता दूं, नीट हम 2 बार कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे 2 फायदे हैं। पहले जेई तुम्हें बताओ 1 बार होता था, जेई सिर्फ सिंगल टाइम होता था। फिर बहुत मतलब मुहिम चली इसके ऊपर, क्योंकि पेपर आउट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बच्चा किसी सेंटर में गड़बड़ी हो गई, कहीं लाइट चली गई। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल चीज हो, बच्चे के संग कोई चीज ऐसी हादसा हो गया, वॉमिटिंग आ गई, उसका तबीयत खराब हो गई, तो उसको अब 1 साल इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, तो जेई के अंदर फिर केस चलते थे, झंझट होते थे, रिजल्ट रुक रहा है, बहुत झंझट होते थे। फिर जेई पे मुहिम चढ़ी और जेई अब हमने क्या कर दिया, अब एक मतलब 2 बार कराते हैं बच्चे को, 1 साल में 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। भाई किसी कारण इस अटेम्प्ट में कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो एक अटेम्प्ट तो उसके पास है, जिससे कि उसकी साल बच जाती है। तो हम सारे टीचर मिलकर के एक मुहिम छेड़ी है हम लोगों ने कि नीट 2 बार होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इसके लिए आज, ठीक है, हम लोग एक मतलब पूरी एक टीम गठित हुई है, उसमें मैं मेंबर भी हूँ। ठीक है, तो हम लोग वहां पर भी इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग पूरे इंडिया के सारे टीचर से डिजिटल साइन करा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि नीट 2 बार हो, कोशिश ही तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो माननीय जो भी जज साहब होंगे उनके सामने अपनी चीजें रखी जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से पैनल के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और नीट 2 बार हो गया तो नो डाउट, नो डाउट बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मतलब फिर बच्चे मतलब ये नहीं होगा कि 1 साल मुझे वेट करना पड़ रहा है। भाई एडमिशन, अब देखो तब भी तो ये कितना टाइम लगाते हैं एडमिशन के अंदर, देखो अब फिर अभी रिजल्ट रुक गया, उस वहां पर पेपर ऐसा हो गया, वहां पर चली गई, फिर रिजल्ट रुक गया, फिर झंझट खत्म हो जाएगा। फिर कोई बच्चा केस में कोर्ट केस नहीं करेगा, भाई ये नहीं हो पाया तो 6 महीने बाद फिर दोबारा होना है मेरा। ठीक है, हर भाई साल में 2 ऑप्शन मिल जाएंगे बच्चे को, उन 2 ऑप्शन में क्या होगा कि कम से कम भाई, ठीक है, जो भी उसका बेस्ट उसके अंदर आ रहा होगा उसके बेस पर उसकी कॉलेज मिल जाएगा, जो मतलब जो सेम जेई में होता था वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी ना, तो बच्चे को बहुत आराम मिल जाएगा। पॉडकास्ट बेटा मेरा हो चुका है, पॉडकास्ट हो चुका है, 2 पॉडकास्ट हुए हैं अभी। ठीक है, एक सुकेश जी के संग किया है हम लोगों ने, उसमें बहुत सारी चीजें रिवेल भी की हैं, नो डाउट होंगे, वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं, बीच बीच में कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। अभी एज लिमिट पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एज लिमिट पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ इतने पे जा रहे हैं कि कैसे भी करके आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाए नीट के अंदर, और मतलब जिससे कि तुम्हें 1 साल वेट ना करना पड़े चीजों के लिए। ठीक है, हाँ, तो तुम भी सपोर्ट करना जब ये चीज उस लेवल पर जाएगी, अभी तो हम टीचर कम्युनिटी के थ्रू उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आज शाम को मेरा लाइव भी लगा हुआ है टीचरों के साथ। ठीक है, तो हम इसको 2 अटेम्प्ट लेके चल रहे हैं और करा के मानेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब ठीक है, हाँ कोशिश करेंगे, क्योंकि जेई भी 2 अटेम्प्ट ऐसे ही हुआ था। तुम बताओ अगर 2 अटेम्प्ट हो जाए नीट में तो तुम इसके फेवर में हो या नहीं हो? तो सिलेबस तो चल रहा है, चल रहा है, सिलेबस पे मत जाओ। जैसे एक बच्चा सिलेबस इस साल पूरा कर चुका है, ठीक है,
पूरा कर चुका है और मानो लास्ट टाइम पर उसका अटेम्प्ट नहीं निकला, तो हर 6 महीने बाद दूसरा अटेम्प्ट दे सकता है ना, साल तो बच गई ना उसकी। आप समझ रहे हो? सिलेबस तो वैसे हम 6 महीने में भी करा देंगे, इसकी टेंशन मत करो, ठीक है, सिलेबस हम 6 महीने में भी करा देंगे, ठीक है, सिलेबस की टेंशन मत करो, मैं तो करूँ बस। अभी यहाँ सिलेबस की बात नहीं हो रही है। तुम्हें कितने बच्चे होते हैं क्या बच्चा 6 महीने, बस ओनली 6 महीने पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता है? सिलेक्शन तो उसका एक साल बाद ही होगा, मतलब कॉलेज में एंट्री तो उसकी साल के एंड में होगी, पर उसको 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। समझ में आया तुम क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि कॉलेज में तो सीट भाई 1 साल का कोर्स चलता है ना, उसमें तो एंट्री उसके 1 साल बाद ही होगी, पर उसको 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, जिससे कि कहीं कोई मिस हैपनिंग हो गई तो वो उनमें से जो बेस्ट होगा उसको वो दे सकता है। समझ में आया? तो ये है, मतलब जैसे जेई का तो तुम जानते हो ना, सेम जेई वाला। कितने लोग सपोर्ट में तो एक बार थंब लगा के दिखाओ, ऐसे नहीं। इसका मतलब है बच्चे, ओके। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, बच्चों के लिए हर तरीके से बेस्ट रहेगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कर रहे हैं बेटा इसके ऊपर हम लोग, ठीक है, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। 2026 से अगर लागू हो जाए तो तभी तो हम अभी से क्यों कर रहे हैं इसको, कि 2026 से जब भी चीजें आए वो चीज एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। हाँ, कोशिश रहेगी 2026 में जैसे तुम 2 बार अटेम्प्ट दे पाओ, बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो एंट्री तो लास्ट में तभी होगी, समझ रहे हो ना? नहीं, 26 में एक होगा, अच्छा एक और हो सकता है, ठीक है, 26 में, 27 की एंट्री के लिए देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। देखो 26, ठीक है, कब तक लागू करते हैं ये डिपेंड करता है, अभी तो एक फाइट है, फाइट मार रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आके, ठीक है। एनिमल ये तो समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्लियर है आपको, ये भी क्लियर है। अब आ जाओ सेल्यूलोज। अगर मैं सेल्यूलोज की बात करता हूं बेटा, ठीक है, तो मैंने बताया था सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम किसी एनिमल के अंदर रिलीज नहीं होते। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेल्यूलेज ओनली, ओनली कौन बनाता है उसको, ठीक है, या तो प्रोटोजोआ बना सकते हैं या बैक्टीरिया बना सकते हैं, ठीक है, एनिमल नहीं बनाते, ठीक है। तो सेल्यूलोज ब्रांच्ड होता है अनब्रांच, बताओ सेल्यूलोज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है अनब्रांच्ड? ऑनलाइन नीट पेपर तो यार देखो, नीट का बच्चा बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन पेपर हो पाना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी 2 बार हो जाए नीट, इस पर फोकस है, अभी ऑनलाइन पे तो हम नहीं लेके नहीं चल रहे। तो अनब्रांच्ड होता है सेल्यूलोज, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मोनोमर यूनिट क्या होगी सेल्यूलोज की? ये आपको याद रखनी है, लिंकेज याद रखना है, ध्यान रखना भाई, यहां पर बीटा 1,4 लिंकेज होगी, ठीक है। हाँ, अब तक आपने अल्फा 1,4 लिंकेज पढ़ी थी, यहां पर बीटा 1,4 लिंकेज होगी, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीटा 1,4 लिंकेज होगी बेटा यहां पर। जब बीटा 1,4 लिंकेज होगी तो अल्फा ग्लूकोज होगा यहां पर या बीटा ग्लूकोज होगा, जरा बताओ। अल्फा ग्लूकोज होगा या बीटा ग्लूकोज होगा? एग्जाम दोनों बार देना कंपल्सरी रहेगा क्या? हाँ, हो सकता है दोनों बार देना कंपल्सरी हो, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो, यानी 2 बार आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें जो बेस्ट होगा वो काउंट कर लिया जाएगा। वो फिर उसके नॉर्म्स निकलेंगे क्या निकल के आता है, अभी तो 2 बार के लिए है। हाँ, तो अल्फा होगा या बीटा होगा, जरा बताओ यहाँ पर मोनोमर यूनिट, बीटा ग्लूकोज। अनब्रांच्ड होता है लिंकेज बीटा 1,4, ठीक है। सेल्यूलोज कहां मिलता है? प्रेजेंट इन सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में देखने को मिलता है सेल्यूलोज। डाइजेस्ट किसके थ्रू होगा?
डाइजेस्ट बाय सेल्यूलेज एंजाइम। चलो, ये समझ में आया। अब सेल्यूलोज का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल डायग्राम होगा अगेन, ठीक है भाई। यहां पर क्या होगा, अल्फा या बीटा? वन फोर यहां बन जाएगा, वन फोर यहां बन जाएगा, वन फोर यहां आ जाएगा। देखो, ये पहला कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, पहला, चौथा, पहला, चौथा, पहला, चौथा। आपको सिंपल सिंपल तरीके से सिखा भी दे रहा हूं मैं भाई। अल्फा है बीटा, अभी बताया मैंने, बीटा। बीटा का मतलब है OH ऊपर होगा, बीटा का मतलब है फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर होगा, फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर होगा, फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर होगा, बीटा पोजीशन हो गई, ठीक है। और फोर्थ कार्बन पर OH नीचे होता है, तो आप जानते हो फोर्थ कार्बन पर OH नीचे होता है ग्लूकोज में। अगर इसको ऊपर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज। OH नीचे होगा, OH नीचे होगा। अब क्या करना है भाई, यहां पर लिंकेज बन जाएगा भाई। यहां पर एक H2O निकलेगा, ये यहां से निकला, यहां से एक H2O निकला, और एक यहां से H2O निकला, निकल गए तीनों H2O। और H2O निकल जाने के बाद यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, H2O, 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 ठीक है। क्या बन जाएगा यहां पर भाई, सिंपल सी बात है, सेल्यूलोज बन जाएगा। सिंपल, इस सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर हो गया। एक मिनट।
अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, साउंड चली गई, साउंड चली गई, ठीक है, साउंड चली गई, ओके, वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंकेज बन गया, ये कौन सा लिंकेज बन गया, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। बीटा क्यों बोला, क्योंकि OH ऊपर है, OH ऊपर है, OH ऊपर है, ठीक है। बीटा ग्लूकोज का ये पॉलीमर बन गया भाई। पहला क्या कैरेक्टर है, अनब्रांच्ड है, मोनोमर यूनिट बीटा ग्लूकोज होती है, लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज होगा, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड एल्गा, एल्गा में भी होगा। ठीक है, डाइजेशन किसके थ्रू होता है, सेलुलोज एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है। और ये आप जानते हो, जितना भी ये पेपर बनता है ना, पेपर पेपर, ये जो पेपर होते हैं ना, ये पेपर, ये हम्म, इन सब पेपर को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेलुलोज। तो पेपर इंडस्ट्री इसी पर बेस्ड है, समझे। अब तो वॉइस आ रही है ना, वॉइस परफेक्ट है या नहीं। वुड पल्प और पेपर बनाने के अंदर, कॉटन बनाने के अंदर इसी को, सेलुलोज को यूज किया जाता है, ठीक है। इन सब के अंदर इसका यूटिलाइज होता है सेलुलोज का, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, सेलुलोज तक परफेक्ट। काइटिन फंगस में होता है, पर काइटिन होती है फंगस का मेन कंपोनेंट, आप याद रखना काइटिन। यहां तक कोई डाउट है बेटा। डायग्राम बहुत सिंपल है, डायग्राम समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है डायग्राम में कोई डाउट होगा नहीं आपको। डायग्राम ड्रॉ कर लो, कर लेना तसल्ली से, ठीक है। संकल्प भाई MD सर पर मैं डाल दूंगा इसकी PDF, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। बैक स्लाइड, ओके, इसको लिख लो, वो डायग्राम आप चाहो बाद में ड्रॉ कर लेना। हाँ, गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब आते जा रहे हो आदर्श कुमार। पॉडकास्ट बेटा आएगा अभी, ठीक है, हाँ पॉडकास्ट अभी आएगा। अभी एक कोटा में सिड है, ठीक है, वो भी आए थे, और सुकेश जी भी आए थे, दोनों ने ही मिलके किया है ना। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड, ओके, नेक्स्ट स्लाइड तुम्हारे सामने। चलो हो गया ना। देखो इसको तो बिना देखे बनाना तुम, मतलब मैं कहूंगा बीटा ग्लूकोज बना लो, और बिना देखे ड्रॉ करना सीखो, ये चीजें तो परमानेंट तुम्हारे याद हो जाएंगी। आगे बढ़ रहा हूँ, आगे हमारा है काइटिन के, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। काइटिन सभी ने सुना होगा, काइटिन, ये भी होमो में ही आता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड नहीं, होमोपॉलीसेकेराइड में ही आता है, ठीक है। काइटिन, अगर मैं काइटिन की बात करूं ना, कहां प्रेजेंट होता है काइटिन, जरा बताओ, कहां पढ़ाया था मैंने, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड, ऑर्थोपोड के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट था काइटिन। हाँ, फंगस में भी होता है, ठीक है, काइटिन।
ये मैंने कराया था आपको। अच्छा, काइटिन की अगर मैं बात करूं, ब्रांच्ड होता है अनब्रांच? अनब्रांच्ड होगा। मोनोमर यूनिट क्या होगी इसकी? मोनोमर यूनिट बताओ जरा। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल इसको बोलते हैं नाम, सॉरी नाग, एन ए जी, एन ए जी, नाग। ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। हाँ बेटा, लिंकेज बताओ, लिंकेज कौन सा होगा यहाँ पर? लिंकेज नाग, बिल्कुल, नाग और नाम दो चीजें होती है ना। हाँ, लिंकेज बताओ, अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा इसको मैं। लिंकेज बताओ। बीटा 1,4, बीटा 1,4 लिंकेज ही आपका सेलुलोज में होता है, और सेम ये यहाँ पर भी होता है, ठीक, काइटिन, ठीक है। बीटा 1,4 लिंकेज, और सेकंड मोस्ट अबिंडेंट कह सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, चलो खैर मेन पॉइंट सारे आ गए आपके। अब डायग्राम की बात कर लेता हूं मैं, जगह है क्या है? एन ए एम नाम, और एन ए जी नाग। पहले नाग की बात कर रहा हूं मैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज कहते हैं ना। बीटा डी ग्लूकोज, जैसे ड्रॉ करो बीटा डी ग्लूकोज। ऑक्सीजन, ये तो याद हो गया होगा ना, अब तो ग्लूकोज बनाना सिंपल, ये। अब बीटा बोला है तो बीटा का मतलब ओ एच ऊपर होगा या नीचे होगा? ओ एच ऊपर होगा, ओ एच ऊपर हो गया। फर्स्ट कार्बन पर ओ एच कहां होगा? ऊपर होगा, सिंपल सी बात है, तो बीटा ग्लूकोज हो गया। हाँ, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। सेकंड कार्बन की बात करूंगा तो सेकंड कार्बन तो ओ एच नीचे ही होगा ना। थर्ड कार्बन पर भी ओ एच नीचे होगा। फोर्थ कार्बन पर भी ओ एच ग्लूकोज में नीचे ही होगा, थर्ड कार्बन पर ऊपर हो जाएगा, हाँ, एच नीचे होगा। फर्स्ट 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 सेकंड थर्ड फोर्थ ओ एच नीचे होगा, यहाँ सी एच टू ओ एच। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बीटा ग्लूकोज का आपको कोई याद हो, जब मैंने पढ़ाया था डीएमिनेशन, डी मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, डी मतलब होता है बाहर निकलना, और एमिनेशन जुड़ना। मैं इसका एमिनेशन करा दूं। अमाइनेशन का मतलब है इसके अंदर में एक NH2 को ऐड करूंगा एट सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन पर मैं इसका क्या करा दूंगा? एमिनेशन। अगर एमिनेशन कराऊंगा सेकंड कार्बन पर, सेकंड कार्बन ये हो गया, करा दो सेकंड कार्बन पर एमिनेशन, सॉरी, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
सेकंड कार्बन पर अगर मैं एमिनेशन करा दूंगा तो NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ नहीं जाएगा यहां पर, जरा बताओ। हाँ, तो यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ गया यहां पर, और सब कुछ वैसा क्या वैसा ही है। अब एमिनेशन के बाद अगर मैं इसका एसिटाइलेशन भी करा दूं, समझना, एमिनेशन के बाद इसका मैं एसिटाइलेशन भी करा दूं, एसिटाइल ग्रुप को भी जोड़ दूं, एसिटाइलेशन, अगर मैं एमिनेशन के साथ साथ इसका एसिटाइलेशन भी करा दूं, 3D नहीं है भाई, ठीक है, हाँ, एसिटाइलेशन, तो क्या होगा, सेकंड कार्बन, तो क्या होगा, तो बन जाएगा नाक, ये बन गया नाक। बस इस नाग के पॉलीमराइजेशन से एक हाइड्रोजन यहां से निकला, ठीक है, NH CO NH, ठीक है, एक यहां से क्या, यहां से क्या, CO NH3 CH3, ये बन गया, इसको बोलते हैं बेटा हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नाग, NAG नाग, ठीक है। इसके पॉलीमराइजेशन से आपका काइटिन का, काइटिन का फॉर्मेशन होता है। तो काइटिन किसका पॉलीमर है, काइटिन नाग का पॉलीमर है। वुड पल्प नहीं जानते, पेपर वगैरह वुड पल्प से तो बनते हैं बेटा, हाँ, पेपर सारे वुड पल्प से ही बनते हैं। हाँ बेटा, पेपर जितने भी होते हैं वुड पल्प से बनते हैं, ठीक है। लिख दिया होगा मैंने इसका, फंगल सेल वॉल तो लिख ही दिया मैंने, एक्सोस्केलेटन लिख दिया, ठीक है, वुड पल्प मैंने लिखा होगा यहाँ पर, वुड पल्प, ठीक है, वुड पल्प से तो पेपर फॉर्मेशन होता है, यानी लकड़ी को अच्छे से, ठीक है, पल्प बनाया जाता है, उसका पल्प, ठीक है, पल्प से बहुत सारी चीजें बनती हैं फिर तो। काइटिन आ गया, एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन किसका डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, कैसे बनता है आपके सामने आ गया। अब यही एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन में कौन सा लिंकेज होगा, 1,4 लिंकेज होगा। अब चाहो तो बना के दिखा सकते हैं उसको भी, 1,4 लिंकेज मान लो, मतलब ये तो आपकी इच्छा है, ड्रॉ करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, ये तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। NH CO CH3, और बात बाकी का तो वही सब वैसा ही है, OH ग्रुप नीचे होगा ऊपर होगा, ऊपर होगा OH, ठीक है, क्योंकि बीटा पोजीशन है, हाँ, OH ऊपर होगा, बीटा पोजीशन है, बीटा ग्लूकोज, सेम इसी का रिपीटेशन कर देंगे, समझ गए होगे, मैं एक बना के दिखा दे रहा हूं। अब आप सीख तो गए होगे, बनाना कुछ है नहीं, 1,4 1,4, ठीक है, तो लिंकेज कौन सा मिलेगा, बीटा 1,4,
लिंकेज कौन सा मिलेगा H2 निकलने पर? बीटा 1,4। तो आप कभी भूलोगे नहीं। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नाग। और ऐसे ही नाग से ही बन जाता है आगे जाकर के भाई, नाग के अंदर अगर मैं, ठीक है, एक जैसे मैनोस को और जोड़ दूं तो इससे नाम बन जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, हाँ, मैंने उसको जोड़ देंगे तो एनिस्टल ग्लूकोसामिन बन जाएगा, तो सॉरी एनिस्टल म्यूरेमिक एसिड बन जाएगा, ग्लूकोसामिन तो ये हो ही गया। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, क्या है डायग्राम, किसका क्वेश्चन तो इसी सॉल्व हो जाएंगे कि कहां होता है अनब्रांच्ड मोनोमर यूनिट, क्या होगी और कौन सी लिंकेज मिलती है। ये किसकी डेरिवेटिव है? ग्लूकोज की डेरिवेटिव है। कैसे ग्लूकोज से बनती है? ऐसे ग्लूकोज से बनती है। फिर इसी के पॉलीमराइजेशन से, ठीक है, काइटिन का फॉर्मेशन, सॉरी नाग लिख दिया मैंने, नाग पॉलीमराइज, काइटिन हो गया ना, तो काइटिन कहेंगे इसको, काइटिन। काइटिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जो फंगल सेल वॉल और एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच में देखने को मिलता है। देखो बीटा लिंकेज आप कंज्यूम करोगे तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ह्यूमन बॉडी क्या, ठीक है, जब तक देखो हमारे अंदर प्रोटोजोआ होता नहीं है, हमारे अंदर वो बैक्टीरिया होते नहीं है जो बीटा लिंकेज को तोड़े जाएं। तो कैटल्स होते हैं, गॉट होती है जो सेलुलोज खाते हैं, उनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ होगा, ठीक है, जो ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो बीटा लिंकेज को तोड़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में बीटा लिंकेज को तोड़ने वाला कोई एंजाइम होता ही नहीं है। तभी तो आप सेलुलोज खाते हो सिर्फ एज अ रफेज, यानी इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, खाने के संग सेलुलोज तभी तो कंपल्सरी बताया गया है। बायो बूस्ट हुई है, थैंक यू बेटा, ठीक है। बस तुम थोड़ा सा अगर अच्छे से करोगे तो चीजें बूस्ट होंगी, मैं भी कंपाइल भी करूंगा, सारा याद करा दूंगा, टेंशन मत करो। अभी तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं याद करा दूंगा सारा का सारा। आप यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? नोट कर लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? समझ गए? काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है, पुरानी एनसीईआरटी में हेट्रो लेकर रखा है, पुरानी एनसीईआरटी में इसको अपडेट कर दिया गया था, काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है, गड़बड़ मत कर देना। हाँ होमोपॉलीसैकेराइड है, गड़बड़ मत करना। अभी मैं होमो करा रहा हूं, हेट्रो मैंने कराई नहीं है, सारे होमो चल रहे हैं। नंबर, नाम भी नंबर लिख देता हूँ। सेलुलोज पहले क्या कराया था मैंने? ग्लाइकोजन आ गया, ग्लाइकोजन नंबर 2 था, सेलुलोज नंबर 3 होगा, सेलुलोज नंबर 3 है, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड चल रहे हैं। सेलुलोज के बाद हमने आ गए थे हम काइटिन, नंबर 4 है, मैं 5 कराऊंगा होमोपॉलीसैकेराइड। और काइटिन के बाद हम आ जाएंगे, काइटिन के बाद हम आ जाएंगे इनुलिन, नंबर 5। 5 होमोपॉलीसैकेराइड है, इसके बाद हेट्रोपॉलीसैकेराइड एक ही है आपका, पेप्टिडोग्लाइकेन। तुम कहोगे तो हाइलुरोनिक एसिड ही बता दूंगा, ठीक है। तो इनुलिन क्या है? ठीक है, ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है, अभी होमोपॉलीसैकेराइड चल रहे हैं, ठीक है। तो इनुलिन की अगर बात करूं, ये भी होमोपॉलीसैकेराइड ही है, होमोपॉली सेकेराइड। अभी तक होमोपॉलीसैकेराइड ही पढ़ा रहे हैं, अभी हेट्रो अभी पढ़ाना चालू किया ही नहीं मैंने। जहां 2 यूनिट होंगी या 2 से ज्यादा, वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होंगे, ठीक है। तो इनुलिन ध्यान रखना, ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच, ये भी अनब्रांच्ड है, अन, एक दो लाइन बस इसकी ऐड कर लो, ठीक है, अनब्रांच्ड होता है। ये कहां मिलता है? इट इज ऑल्सो स्टोर फूड, स्टोर फूड ऑफ रूट ऑफ डहलिया प्लांट। जैसे स्टोर फूड होता है ना भाई, ग्लाइकोजन स्टोर फूड है, ठीक है, स्टार्च स्टोर फूड है, ऐसी डहलिया प्लांट की रूट में, समझ रहे हो? बैक स्लाइड कर रहा हूं बेटा, एक मिनट रुक जा। हाँ, डहलिया प्लांट की रूट में ये स्पेशली मिलता है, ठीक है, डहलिया प्लांट की रूट में।
जब भी आपको किसी का किडनी का टेस्ट पता करना है, ठीक है, किडनी फंक्शनल बढ़िया है या नहीं है, तो आप बॉडी में इनुलिन डाल दो। इनुलिन होमोपॉलीसैकेराइड है, यस होमोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ये बीटा फ्रक्टोज, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ध्यान रखना, इसकी मोनोमर यूनिट जरूर याद रखना। बीटा फ्रक्टोज होगी, ठीक है, बीटा फ्रक्टोज इसकी यूनिट होगी, ठीक है। किडनी टेस्ट में इसको यूज करते हैं, यस किडनी टेस्ट में इसको यूज करते हैं हम लोग, जानते हो, क्योंकि 100% एलिमिनेट हो जाता है, 100% निकाल दिया जाता है। हाँ, 100% इसको हम किससे निकाल देते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर कर देते हैं, किडनी के थ्रू, मतलब हम नहीं, हमारी बॉडी। अगर ये मेरी बॉडी में, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनुलिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया, और अगर वो बॉडी के अंदर मिल रहा है, तो समझ लो आपकी किडनी माल फंक्शनिंग कर रही है। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का इंडिकेटर है, मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, ठीक है, किडनी प्रॉपर आपकी काम नहीं कर रही, क्लियर है बिल्कुल, हाँ, ये इंडिकेटर है किडनी आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है, ठीक है। तभी क्योंकि किडनी इसको 100% एलिमिनेट करेगी, 100% एलिमिनेट करेगी इसको, ठीक है। जैसे केराटिन को किडनी 100% एलिमिनेट करती है ना, ऐसे ही इनुलिन को भी 100% एलिमिनेट करती है, ठीक है, इसलिए इसको किडनी टेस्ट में यूज करते हैं। तो होमोपॉलीसैकेराइड है इनुलिन, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी में एक जिक्र दिया था, तो मैंने इसका थोड़ा सा ऐड कर दिया है, जैसे एनसीईआरटी में हल्का सा कहा था इन्होंने इनुलिन के लिए। चलो अभी एनसीईआरटी पर आ रहा हूँ, इनुलिन दे रखा है इन्होंने कहीं ना कहीं, थोड़ा सा इनुलिन का दे रखा है, हाँ ये रहा। इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट चेन। बस इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया इनुलिन का, ठीक है। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, और इनुलिन की एक लाइन डाल दी, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बस इतनी लाइन डाल दी है, ठीक है, बस। तो मैंने थोड़ा सा लिखा दिया इनुलिन के बारे में, थोड़ा सा लिखा दिया है, वैसे जरूरत नहीं थी, बट थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि होमोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है, और अनब्रांच्ड होता है, स्टोर फूड ऑफ डेलिया प्लांट की, उसमें स्टोर फूड होता है, 100% एलिमिनेट करता है, तो किडनी टेस्ट में हम इसको यूज भी करते हैं। पहले मैं एक्सप्लेनेशन में लिखाता भी था। मोनोसेक्राइड यूनिट ध्यान रखना, इसकी बीटा फ्रक्टोज की मोनोसेक्राइड यूनिट है, समझ गए, बस इतना ही याद कर लो, बहुत है। आगे आ जाओ, अब हम बात करेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड आपके सिलेबस में एक ही है, नहीं केराटिन किडनी टेस्ट के लिए यूज नहीं होता, केराटिन हमारी बॉडी में बनता है, समझ गए ना, हाँ मसल्स की एक्सरसाइज करते हो तो बनता है, ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसलिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का सोर्स नहीं है, ठीक है, हाँ। तभी तो कहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा जो क्या नहीं वो जिम में वो पाउडर लेते हैं जो मसल्स को ताकत देने के लिए क्रेटिन कंटेनिंग होते हैं, तो जितना ज्यादा पियोगे किडनी उसको ज्यादा निकालेगी, तो ज्यादा लोड पड़ेगा, तो ऐसे लोगों की किडनी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा काइटिन स्लाइड तुम्हारी रह गई बेटा, काइटिन, काइटिन ये रहा, नोट कर ले, काइटिन नोट कर फटाफट, काइटिन नोट कर जल्दी से फटाफट, काइटिन नोट करो। अगली स्लाइड दिखाता रहा हूँ काइटिन की मैं, ये डायग्राम तो बनाना होगा, सिंपल सी बात है। बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर कर दो, सेकंड कार्बन पर एमिनेशन होगा, और सेकंड कार्बन पर ही एसिटाइलेशन होगा, सेकंड कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर फाइनली नाग बन जाएगा, और इस नाग का पॉलीमराइजेशन मैंने कर दिया, यहां पर काइटिन बन गई, सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ, इनुलिन हो गया, अब आ जाओ हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड बी, अब तक होमो कराए थे मैंने, अब हेट्रो,
हेट्रो में जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है। हाइलुरोनिक एसिड भी, यस, वो भी बता दूंगा, ठीक है, तो दोनों ही बता देता हूं मैं। आप, एक है पेप्टाइडोग्लाइकेन, एक है हाइलुरोनिक एसिड। ये कहां प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, जरा बताओ। अच्छा, इसकी मोनोमर यूनिट बताओ, मोनोमर यूनिट पहले कहां प्रेजेंट होता है ये बताओ पहले तो। प्रेजेंट इन बैक्टीरियल वॉल, ठीक है। यूनिट कौन कौन सी होंगी, किससे मिलकर बनता है, पॉलीमर ऑफ NAG नाग प्लस NAM नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। जबकि हाइलुरोनिक एसिड कहां मिलता है, कनेक्टिव, प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला, ठीक है, जो कह सकते हो मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू में जो मिलता है ना, वो हाइलुरोनिक एसिड ही होता है, ठीक है। इस पे मैं बात करूंगा, पहले इसकी बात करता हूं। नाम और नाक की पेप्टिडोग्लाइकेन, डायग्राम भी दिखा दिया है मैंने बना करके। पेप्टाइडोग्लाइकेन, जैसे देखो नाम और नाग, नाम और नाग, नाम और नाग, ठीक है। डायग्राम बना के दिखाऊं अगर मैं इसका, ठीक है। स्मॉल पेप्टाइड मैंने दिखा दिए इसमें बने हुए, नाम के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाम, ये जो रेड कलर का दिखा है नाम है।
NAM, NAM नाम, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाम, समझना मेरी बात। अच्छा, अच्छा इसमें नहीं आएगा वो, ठीक है कोई नहीं। अच्छा, इसको 1,4 लिंकेज थोड़ा सा वैसे दिखाना था, तभी 1,4 लिंकेज निकल के आएगा। वन फोर 1,4 1,4, तो ये तो हो गया बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। बीटा 1,4 लिंकेज इसके अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसी अगर मैं दूसरी चेन बना दूं सेम ऐसे ही, देखो दो चेन होती है, ये एक समझो ये है, ये इसके अंदर अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, दूसरी चेन है इसके भी अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, और इन दोनों अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम करता है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक मिनट, यहां हमने उसको ये किया, अगेन एक ये किया, सिंपल बना देता हूं मैं इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अमाइनो एसिड है, और इनको आपस में जोड़ने का काम ये पेप्टाइड करती है, ये भी अमाइनो एसिड की पेप्टाइड ये चेन है, ये जोड़ दिया, ये इसको जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ तो सारे के सारे वही लिंकेज हैं, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चेन होती है, ठीक है, ये चेन होती है, दिखा भी दिया मैंने, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, 4 अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पेप्टिडोग्लाइकन है बेटा, पानी है पानी है, पेप्टिडोग्लाइकन लिंकेज है, पेप्टिडोग्लाइकन लिंकेज ये वाला है, ये है पेप्टिडोग्लाइकन लिंकेज, ठीक है। और ये बीटा 1,4 लिंकेज है ये वाला। तो इस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकन बनता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, ठीक है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस समझा दिया है मैंने, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल वॉल में होता है, पॉलीमर ऑफ नाक और नाम इनके मिलने से बनता है। और लिंकेज कौन सा होगा इसके अंदर, लिंकेज तीसरा लिंकेज, बस 3 बातें ध्यान रखनी है, लिंकेज बीटा 1,4, बस 3 बातें ध्यान रखनी है, बीटा 1,4 लिंकेज और कुछ भी नहीं। हाइलुरोनिक एसिड की बात करता हूं तो इस पर तो वैसे है नहीं कुछ इसमें सिलेबस में, बस 2 ध्यान रखना, इट इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीमर ऑफ, एक तो है यही डी ग्लूरोनिक एसिड, इस पर क्वेश्चन आता नहीं है कभी, ओनली फॉर तुमने पूछा इसलिए बता दे रहा हूं मैं। और यही एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NAM, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाक, इनके मिलने से बनता है बस हाइलुरोनिक एसिड। हम कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, और इस पर कोई खास चीज ऐसी है नहीं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। 2 मोनोमर यूनिट हो गई इसकी, इसकी भी 2 मोनोमर यूनिट हो गई, ये हो गई, ठीक है। क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये यहां से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेते हैं, और फिर एनसीईआरटी के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाओ, ये टोटल कार्बोहाइड्रेट एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है,
वो तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराया, ज्यादा नहीं, जितना तुम्हारे कंसेप्ट सेट हो जाए। द एसिड इंसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड, यानी एसिड इंसॉल्युबल पूल जो था ना, उसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर रखते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल पूल, सॉल्युबल में नहीं होंगे, सॉल्युबल में मोनोसेक्राइड होंगे। पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन ऑफ सुगर, दे आर थ्रेड, ठीक है, लिटरली अ कॉटन थ्रेड, सेम, ठीक है, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड, बाइंडिंग ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज इज अ पॉलीमर, पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड of only one type of monosaccharide, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक ही टाइप की मोनोसेक्राइड से जो बनेगा वो होमोपॉलीसेक्राइड है, और एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट से बनेगा वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। हेट्रो में तो आपको एक याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन, बस। ठीक है, और उसका मोनोमर यूनिट क्या है, ग्लूकोज। अब सेलुलोज का एग्जांपल दे दिया ना, सेलुलोज इज आल्सो होमोपॉलीमर, बस इतना ही दे दिया हमने, थोड़ी डिटेल में बता दिया इसका। स्टार्च is a variant of this but present at the store house of energy in plant, क्योंकि स्टार्च फूड को स्टोर करने का काम करता है। एनिमल के केस में स्टोर फूड क्या होगा, ग्लाइकोजन, बस इतना ही दे रखा है इन्होंने। इनुलिन का केस मैंने बता दिया, इसकी मोनोमर यूनिट फ्रक्टोज होती है, बीटा फ्रक्टोज। इन अ पॉलीसेक्राइड चेन, ठीक है, से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, द राइट एंड, हमेशा राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, डायग्राम से मैंने बता दिया है, जबकि लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि राइट एंड पर ही फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप मिलेगा। इट हैज ब्रांच्ड एज सो इन फॉर्म ऑफ द कार्टून, कार्टून का मतलब है एक डायग्राम बना के दे रखा है इन्होंने, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ध्यान से देखोगे, ये मोनोसेक्राइड है, ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये ब्रांचिंग पैटर्न आ गए, ठीक है। और ब्रांचिंग पैटर्न में मैंने बता भी दिया था आपको, यहां ब्रांच के अंदर जो यहां जो ब्रांच आ रही है, ब्रांच यहां बनेगी, यहां आपको अल्फा 1,6 लिंकेज मिलेगा, यहां आपको अल्फा 1,6 लिंकेज मिलेगा, जबकि ये जो लिंकेज दे रखा है इसको क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज। डायग्राम में बिल्कुल, ये डायग्राम हमने बना के भी दिखा दिया है आपको, ठीक है। स्टार्च, ठीक है, फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैं स्टार्च की बात करता हूं, स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है हेलिकल, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एमाइलोज। तो इनडायरेक्टली इन्होंने एमाइलोज की भी बात कर ली। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड, भाई स्टार्च आयोडीन से बाइंड हो जाता है और ब्लू कलर देता है, क्योंकि इसके हेलिक्स में आयोडीन इंटरकैलेटेड हो जाती है। तो एनसीईआरटी ने कितनी आधी अधूरी बातें की हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ के तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, ठीक है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, सेलुलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है, हेलिक्स, एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, इसलिए ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता सेलुलोज। तो सेलुलोज ब्लू कलर नहीं देगा, स्टार्च देगा, क्योंकि स्टार्च में एमाइलोज होता है, स्टार्च में एमाइलोज होता है, ठीक है, यस। सेलुलोज में एमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर सिर्फ स्टार्च में देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि एमाइलोज स्टार्च में देखने को मिलता है। ये खत्म, और ये आ गया इधर। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल के अंदर आपको सेलुलोज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प या वुड पल्प एक ही बात है, पेपर इसी से बनते हैं, ठीक है। कॉटन इसी से बनते हैं, कॉटन फाइबर, ठीक है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, ठीक है, दे हैव द बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो सुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर। वो कौन सा होगा, केमिकली मॉडिफाइड सुगर, जो ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन से बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इसका पूरा नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एटसेट्रा। ये कहां देखने को मिलेगा, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड फॉर एग्जांपल, ठीक है, हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन। भाई काइटिन कहां मिलेगा, काइटिन आपको मिलेगा, हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, पर काइटिन
कौन सा पॉलीसेक्राइड है, होमो या पॉली, हेट्रो, होमो पॉलीसेक्राइड। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमो पॉलीसेक्राइड। ये सारी बातें हमने किसकी है, होमो पॉलीसेक्राइड। ठीक है, हेट्रो तो उन्होंने बस मैंने करा दिया है, मैंने पूरा करा दिया है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है आपके लिए, जितना मैंने करा दिया है। अगर उतना समझ में आ गया तो उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री में कितना भी करा दूं वो कम है, पर अब तुम्हारे सामने एनसीईआरटी, कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे सामने, इसमें कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें समझ में ना आई हो। ठीक है, अब बताओ, अब सेट हुआ ब्रेन में या नहीं हुआ? यहां तक समझ में आया नहीं आया? चलो, यहां तक आपका क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं पॉलीसेक्राइड के, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, ये सारे होमवर्क में करने हैं आपको, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, तो आज क्वेश्चन भी करा दिए, एनसीईआरटी पूरी करा दी है, कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट करा दिया है, होमवर्क दिया है मैंने, ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क वाले आपको करने हैं। काफी क्वेश्चंस हैं होमवर्क में, मजा आएगा तुम्हें करने में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा करने में, इससे तुम्हारा, ठीक है, पॉलीसेक्रेट वाला पार्ट पूरा एकदम कंप्लीटली ब्रेन में सेट हो जाएगा। अब बताओ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहां तक आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड में सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन याद कर लो, बस सफिशिएंट है। हाइलुरोनिक एसिड तो मैंने एडिशनल डाल दिया है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में एक टर्म आता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, और इतना अगर तुम कर लो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया इसलिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बायोलॉजी के टीचर केमिस्ट्री वाला पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं, और क्यों कर देते हैं मुझे नहीं पता, बट मजबूरी थी इसलिए मैंने कर दिया। पर मैंने उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि तुम्हें याद रहें चीजें। ठीक है, तो जितना मैंने करा दिया है मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दिया है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब कल मैं होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क, एक होमवर्क है, सबको करके लाना है होमवर्क के अंदर। कल मैं इसको पूछूंगा आपसे सारे, आपको यहां पर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में होमो और हेट्रो सबके नाम लिखने हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, मोनोसेक्राइड चलो, डाइसेक्राइड और होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड, इनके नाम लिखने, इनकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती हैं और इनमें लिंकेज कौन कौन से होते हैं, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, और कल मैं क्लास में पूछूंगा आपसे। ठीक है, ये होमवर्क है आपका जो कल क्लास में पूछने वाला हूं। ओके, कि डाइसेक्राइड की मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है, लिंकेज कौन सा होता है, होमोपॉलीसेक्राइड की मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है, लिंकेज कौन कौन से होते हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड की मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है और लिंकेज कौन कौन सा होता है। ये कल होमवर्क में मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन लगा के लाने हैं आपको। फिर कल मैं स्टार्ट करूंगा अमाइनो एसिड। क्लियर है बिल्कुल? और कल एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेकंड लेक्चर है, हाईली कंसेप्चुअल होगा भाई, आ जाना। ठीक है, हाँ, कल वेटनेसडे है, कल शाम को 8 बजे, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, रेगुलेशन और डिसऑर्डर कराऊंगा मैं। ठीक है, बाय बेटा, बाय। इंसुलिन और इनुलिन अलग अलग होता है बेटा। इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है, इंद्रजीत कुमार पूछ रहे हैं इनुलिन और इंसुलिन में अंतर क्या है। और इनुलिन प्लांट की रूट, स्पेशली डहलिया प्लांट की रूट में मिलने वाला, ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड, जो स्टोर फूड की तरह यूज होता है, हमारे अंदर नहीं बनता, पर इंसुलिन हमारे अंदर बनता है। हाँ बेटा, क्रिटिनिन 100% एलिमिनेट होता है। चलो बाय बेटा, बाय बाय बाय।